हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एफसीएस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2021 के ऑफिशियल मॉडल सेट का आंसर की, जिसमें हम लोग फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ के वीडियो को अपलोड करेंगे पर डे इसी टाइम में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एससीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो का पर्पस आपको ये भी बताना है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मॉडल सेट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हम लोग ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और पूरे अंत तक अवश्य बने रहे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को था, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे तल जिनके सभी बिंदु का विभव समान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? समविभवी तल कहते हैं। और जैसे जैसे आपको आंसर लिखा हुआ है आप लोग एग्जाम में उसी टाइप से आंसर लिखेंगे ताकि आप लोगों को बोर्ड में दो नंबर मिल जाए। तो समविभवी तल ऐसे तल जिसके सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, उसको हम लोग समविभवी तल कहते हैं। इसके तीन गुण हैं। कितने गुण है इसके? तीन गुण है। पहला गुण है कि समविभवी तल के सभी बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। दूसरा हमारा है समविभवी तल पर चार्ज बॉडी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। और तीसरा है हमारा समविभवी तल पर खींचे गए स्पर्श रेखा के लंबवत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है। और चौथा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। तो ये आपका हुआ समविभवी तल की परिभाषा। पहले आप लोग लिख दीजिएगा, ऐसे तल जिस पर सभी बिंदु का विभव का मान क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है, उसको हम लोग समविभवी तल कहते हैं। और उसके चार गुण को आप लोग लिख दीजिएगा ताकि आपको दो नंबर आप लोगों के एग्जाम में मिल जाए। अब रहा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है, इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स है वह ये यहाँ हिंदी में इस क्वेश्चन को समझ ले। बाकी आप इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स है उसका वीडियो बहुत जल्द ही या आपको उसका पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को चाहिए इंग्लिश मीडियम में, वो नीचे के सेक्शन में कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर दीजिए कि कितने स्टूडेंट को इंग्लिश में चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग इसके इंग्लिश में आप लोगों को आंसर देंगे, इसका पीडीएफ प्रदान करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है स्थिर विद्युत के लिए गॉस का प्रमेय को लिखिए। स्थिर विद्युत के लिए गॉस का प्रमेय हमारा क्या है? तो गॉस का प्रमेय हमारा क्या है? किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उसके अंदर निहित चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है स्थिर विद्युत का गॉस का प्रमेय? किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान उसके अंदर निहित चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ आप लोग होता कर लेंगे, यहाँ हो जा गया है तो इसको आप लोग होता कर लेंगे। यदि किसी बंद सतह के अंदर कुल चार्ज Q है तो एप्सिलॉन फाई क्या हो जाएगा? Q/ε0। ये हमारा गॉस का प्रमेय का नियम है। और इसके बाद आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, इसका एक फिगर होता है, आप लोग इसका फिगर को यहाँ बना ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को फुल में फुल नंबर मिल जाए। और इसमें इतना ही परिभाषा लिखना है, जिसमें जितना ही लिखना है आप लोग उतना ही लिखिए। अगर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसके बाद ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपको इच्छा हो, लेकिन इतना पॉइंट को आप लोग अवश्य रखिएगा। अब बढ़ते, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है या पूछ सकता है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए। तो अगर यहाँ स्थिर विद्युत दे दिया है या गॉस का प्रमेय दे दिया, दोनों सेम है और दोनों को सेम ही लिखना है। अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल का नियम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो मॉडल सेट में है कि आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है ये क्वेश्चन कि जूल का नियम क्या को लिखे या जूल का नियम क्या है। तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के लिए जूल साहब ने 3 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? 3 नियम दिया था। पहला नियम था आपका, नियत प्रतिरोध के चालक से नियत समय तक भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या है? नियत प्रतिरोध के चालक से नियत समय तक, नियत प्रतिरोध के चालक से नियत समय तक भिन्न भिन्न धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब कि नियत धारा I माने तो I समानुपाती I²। और कांस्टेंट किसको? प्रतिरोध को और समय को। नियत प्रतिरोध को कांस्टेंट रखे हैं, नियत समय को हम लोग कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन धारा को हम लोग भिन्न समानुपाती किए तो उसके वर्ग के समानुपाती होता है, मतलब S समानुपाती I²। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है भिन्न भिन्न प्रतिरोध के, यहाँ हम लोग प्रतिरोध को चेंज कर दिए, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के चालक से नियत समय तक नियत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान चालक के समानुपाती होता है, अर्थात S समानुपाती R।
यहाँ कांस्टेंट हमारा धारा और समय ये दोनों कांस्टेंट है। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोध के चालक से नियत समय तक नियत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब बढ़ते थर्ड में क्वेश्चन की ओर। थर्ड में क्वेश्चन आपका है नियत प्रतिरोध के चालक से भिन्न भिन्न समय तक नियत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा का मान समय के समानुपाती होता है, मतलब असमानुपाती टी। नियत प्रतिरोध हम लोग यहाँ रखे हैं और समय को हम लोग चेंज किए हैं और नियत करंट प्रवाहित किए हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो गया, उसके समय के समानुपाती होता है। तो उपयुक्त तीरों को मिलाने पर H इक्वल टू क्या हो गया हमारा I स्क्वायर RT। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, इसमें आप लोग एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोग एक बार प्रतिरोध को नियत किए हैं, फिर दूसरे बार हम लोग समय को नियत किए हैं और तीसरे बार जो है एक बार हम लोग प्रतिरोध को अलग अलग किए हैं, फिर समय को हम लोग भिन्न भिन्न किए, फिर एक बार धारा को भिन्न भिन्न किए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान में रख के इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और हो सके तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अगर नहीं लिख पाए हैं तो लिख के फिर ले लीजिए, वीडियो को थोड़ा बैक करके भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हम लोग अपने फोर्थ में क्वेश्चन की ओर। फोर्थ में क्वेश्चन आपका मॉडल सेट में है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान को समझाएं। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? तो इसका आप लोग औसत मान लिख सकते हैं कि AC के मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा की, AC का मतलब हमारा यहाँ क्या हो गया अल्टरनेटिव करंट, जिसको आप लोग प्रत्यावर्ती धारा भी बोल सकते हैं। AC की एक पूर्ण चक्र में औसत करंट का मान 0 होता है, परंतु आधे साइकिल के लिए औसत धारा ज्ञात किया जा सकता है। जो औसत धारा आपका क्या हो जाएगा, जो समीकरण जो अल्टरनेटिव करंट का समीकरण है I इक्वल टू I नोट साइन सिग्मा टी तथा आवर टी हो, तो इसका आप लोग निकाल सकते हैं, जो आपका एवरेज निकलेगा 0.63I0। ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान आधे समय के लिए कितना होता है, तो वो 0.63I0 होता है और निगेटिव में ये हाफ सर्किल का मान क्या होता है माइनस, बाकी इसके अथी में लग जाता है। और अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना इतना कंफर्टेबल है आपके 2 नंबर के लिए। अब बढ़ते हैं अपने 5 में क्वेश्चन की ओर। 5 में क्वेश्चन आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप लोग क्या समझते हैं? तो 5वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो वह घटना जिसके फलस्वरूप किसी मेटल सरफेस प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर वो अपने सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, उसको हम क्या कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? वह घटना जिसके फलस्वरूप मेटल सरफेस पर प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर अपने सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है, इसको हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, या इसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिनेशन के फलस्वरूप उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक तथा फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा को फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का परिभाषा। अब बढ़ते हैं हम अपने 6 में क्वेश्चन की ओर। 6 में क्वेश्चन आपका है बीटा किरणें के 2 गुणों को लिखिए। बीटा किरणें के 2 गुणों को लिखने के लिए कहता है, लेकिन हम लोग यहाँ इस वीडियो में टोटल 4 गुण लिखेंगे, देखेंगे। जिसमें से आपको कोई भी 2 गुण अच्छा लगता है तो आप लोग उसको लिख दीजिएगा। पहला गुण है बीटा रे का इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक फील्ड में विचलित होता है। बीटा रे क्या होता है? बीटा रे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में विचलित होता है। बीटा रे फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। तीसरा, बीटा रे को रोकने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। और चौथा, बीटा रे का भेदन क्षमता अल्फा रे से अधिक होता है। बीटा रे का भेदन क्षमता क्या होता है? अल्फा रे से अधिक होता है। अगर आपके सामने अल्फा, बीटा, गामा और सिग्मा दे दे और उससे पूछे कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, तो आप लोग टिकअप कीजिएगा बीटा रे का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। यह हमारा पूछा है बीटा रे, तो बीटा रे के पूछने का पर्पस आपका हो गया कि आप लोग अल्फा रे और गामा रे ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर बीटा रे ना पूछा तो अल्फा रे और गामा रे ये दोनों में से एक आप लोगों से आपके एग्जाम में अवश्य रहेगा। दोनों में से किसी का 2 गुण आप लोगों को लिखने के लिए कह सकता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लीजिएगा इसके साथ। अब बढ़ते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आपका पी प्रकार के अर्धचालक को समझाए। यहाँ हम लोगों से पी प्रकार से पूछ दिया है, तो आप लोगों के एग्जाम में ये 2 टाइप से पूछ सकता है। या आपसे पूछ देगा कि एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, या पी तथा एन टाइप के अर्धचालक के बीच के डिफरेंस को समझाए। तो ये 3 क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक से बनता है, तो आप लोग उस तीनों क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो समझते हैं हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु जैसे जर्मेनियम आदि मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। जब हम लोग शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु जैसे जर्मेनियम मिलाएंगे तो हम लोगों को पी टाइप
अर्धचालक प्राप्त होता है। और पी टाइप के अर्धचालक का बहुसंख्यक वाहक बल क्या होता है? होल होता है। तो पी टाइप अर्धचालक के विद्युत बहुसंख्यक बल क्या होता है? तो होल होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपका है चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन बैंड। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चालक पट्टी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का बैंड होता है जो इलेक्ट्रॉन को सक्रिय होने पर वैलेंस बैंड के ऊपर उछल सकता है, और इस बिंदु पर जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में होते हैं तो उनके पास सामग्री में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने, यहाँ हमारा होगा स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉनों की यह गति विद्युत प्रभाव को प्रभावित करती है। वैलेंस बैंड एक विशेष सामग्री के एक कण का सबसे दूर इलेक्ट्रॉन कक्षीय होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। चालक पट्टी क्या होता है? चालक पट्टी हमारा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का बैंड है जो इलेक्ट्रॉन के सक्रिय होने पर वैलेंस बैंड के क्या होता है? ऊपर उछल सकता है। इस बिंदु पर जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में होते हैं तो उनके पास क्या होते हैं? सामग्री स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, और इलेक्ट्रॉन की यह गति विद्युत प्रभाव को प्रभावित करती है। और वैलेंस बैंड एक विशेष सामग्री के एक कण का सबसे दूर इलेक्ट्रॉन कक्षीय होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। अब पढ़ते हम लोग अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं। प्रकाश का ध्रुवीकरण क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। तो वह प्रकाश जिसकी तरंगों के विद्युत वेक्टर कंपन संचरण के लंबवत होता है लेकिन केवल एक ही दिशा में होता है, अर्थात वह प्रकाश जिसकी तरंगों का कंपन या दोलन केवल एक ही दिशा में होता है, उसको प्रकाश का हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर। आयाम मॉड्यूलेशन क्या होता है? अगर यहाँ हम लोग का आयाम मॉड्यूलेशन पूछा है तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है मॉड्यूलेशन क्या है और इसके प्रकार को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन को, इस क्लास को देख रहे हैं, वो एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मॉड्यूलेशन क्या है और इनके टाइप्स को। तो आयाम मॉड्यूलन को समझाएं। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कैरियर सिग्नल, जिसको आप लोग आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, इसको आप लोग एब्सोल्यूट सिग्नल भी बोल सकते हैं। कैरियर सिग्नल का आयाम मैसेज के अनुरूप बदलता है, परंतु फेज तथा फ्रीक्वेंसी नियत रहता है, वे नहीं बदलते। आयाम मॉड्यूलेशन में क्या होते हैं? इसका कैरियर सिग्नल जो होता है, ये हमारा कैरियर सिग्नल जो आपको यहाँ दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये जो कैरियर सिग्नल दिख रहा है, ये जो हमारा मैसेज है ये सिग्नल के अनुरूप बदलता है, लेकिन इसका ये फेज और ये जो आपका टाइम है, फ्रीक्वेंसी, ये दोनों नियत रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वें क्वेश्चन को आप लोग अपने से तैयार कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपका विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। आप 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर उतना इंपॉर्टेंस नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन 12th नंबर आप लोगों के आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वो क्वेश्चन आपका है विद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पॉजिटिव चार्ज से लंबवत रूप से निकलकर निगेटिव चार्ज में लंबवत रूप से समाप्त होता है। जो भी पॉइंट आपको मैं इसमें अभी लिखवा रहा हूं, आप सभी सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से नोट्स करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो पॉजिटिव चार्ज से लंबवत रूप से निकलकर निगेटिव चार्ज में लंबवत रूप से समाप्त हो जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, आप लोग इसको पॉइंट करके लिखिएगा। दूसरा पॉइंट आपका हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा पर फ्री चार्ज स्वतंत्र होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा पर क्या होता है? फ्री चार्ज स्वतंत्र होता है, यानी कि गति करने के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा है विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर एक साथ दो दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती है। तो ये 3 पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा, या आप लोग इसको विद्युत क्षेत्र फोर्स भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, एक ही चीज है। तो आप लोग इस तीनों को अच्छे से, तीनों पॉइंट को स्टार्ट कर देख ले। ये क्वेश्चन आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, और आपके एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी रखता है, पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को क्रॉस कर सकती है, हाँ, नहीं, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग हमेशा टिक अप कीजिएगा, क्रॉस नहीं कर सकती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने 13वें क्वेश्चन की ओर। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएं। श्रेणीबद्ध संयोजन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सीरीज कनेक्शन में सभी रेसिस्टर इन से जोड़ के बैटरी से जोड़ा जाता है। क्या होता है सीरीज कनेक्शन में? सभी रेसिस्टर को इन से जोड़ के क्या उसको बैटरी से जोड़ा जाता है। यहाँ हमारा होगा जोड़ा जाता है। उसके बाद आप लोग लिखिएगा सीरीज कनेक्शन में सभी रेसिस्टर से समान करंट प्रभावित होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सभी रेसिस्टर से क्या होता है? समान करंट प्रभावित होता है। फलतः रेसिस्टर का मान भिन्न होने पर पोटेंशियल ड्रॉप का मान भिन्न भिन्न होता है। अगर रेसिस्टर का मान भिन्न भिन्न होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप का भी मान भिन्न भिन्न होगा।
अगर किसी सीरीज कनेक्शन में 3 कनेक्शन है तो उसका समतुल प्रतिरोध हो जाएगा हमारा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका सही आंसर हो, अगर सीरीज कनेक्शन निकाला हो तो आप लोग इस फॉर्मूला पर निकलिएगा। तो बस कितना आप लोग लिख दीजिएगा सीरीज कनेक्शन में, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अगर यहाँ श्रेणीबद्ध दिया है तो आप लोग इसके पैरेलल मतलब इसको समांतर क्रम समूह को आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ आपको टाइप्स बताया गया है, तो इट मींस कि आपको उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। तो श्रेणीबद्ध हमसे यहाँ पूछा तो आप लोग एक बार पैरेलल को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसको तो पढ़िएगा ही, एक बार पैरेलल कनेक्शन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। मेरे इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि हम वीडियो पर लाइक लाए, सब्सक्राइब लाए, व्यू लाए। हमारा पर्पस ये है कि आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर को किस तरह से गेन कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों को आपके एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। इसके लिए मैंने फिजिक्स का सजेशन भी तैयार किया, जिसका आप लोगों का लाइव क्लास कल चला। अगर आप लोग अभी तक उसका PDF नहीं लिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे फिजिक्स के सजेशन का आपको PDF लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, जिसमें आपको टोटल 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके लिए आपको एक भी रुपया, एक भी पैसा चार्ज नहीं करना है। आते हैं हम लोग एक्सप्लेन एंड गेट को। अगर आप लोगों को लॉजिक गेट से क्वेश्चन पूछा तो आप लोग लॉजिक गेट में जो है सबसे मस्त काम कि आप लोग उसमें फिगर और जो है इनपुट आउटपुट ये दोनों को बनाने के लिए नहीं भूलेंगे। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट होने पर आउटपुट होता है। एंड लॉजिक गेट क्या है? एंड लॉजिक गेट में दोनों इनपुट होगा तो ही आउटपुट होगा। जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ देखिए हमारा फिगर है, अगर ये दोनों अगर इनपुट होगा तो ही क्या होगा, ये हमारा बल्ब जलेगा। तो एंड गेट ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें दोनों इनपुट होने पर आउटपुट होता है, इसको हम लोग एंड गेट कराता है। एंड गेट का जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो y = a × b होता है। अब तक बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा y = a × b होता है। एंड गेट का सर्किट डायग्राम और सत्यता सारणी, ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम और ये हो गया हमारा सत्यता सारणी। जब ये दोनों इनपुट हुआ तो जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 0 0 किए हैं तो यहाँ हमारा 0 इनपुट हुआ है, 0 1 किए हैं तो 0 इनपुट हुआ है, 1 0 किए हैं तो ये भी हमारा 0 हो गया। जब हम लोग दोनों को इनपुट किए तो ये हमारा हो गया, आउटपुट हमारा 1 हो गया। तो आप लोग लॉजिक गेट को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा कि लॉजिक गेट से आप लोगों के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन रहते हैं। लॉजिक गेट को आपको पूरा पढ़ने में आपको कम से कम 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट से आप लोग कम से कम 7 नंबर को गेन कर सकते हैं। और लॉजिक गेट से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग एक बार लॉजिक गेट को सबसे अच्छे तरीके से एक बार शांति से बैठ के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लॉजिक गेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोर्ड सिद्धांत के 2 कमियों को लिखिए, मतलब बोर्ड मॉडल्स के 2 डिफेक्टिव क्या है उसको हम लोगों को बताना है। तो बोर्ड मॉडल्स के 2 डिफेक्टिव, पहला हमारा है कि बोर्ड मॉडल हाइड्रोजन जैसे छोटे आकार के परमाणु के बारे में बताया, लेकिन जब बड़े परमाणु पर विचार किया जाता है तो ये खराब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। दूसरा हमारा बोर्ड मॉडल जो है ये जीवन प्रभाव को बताने में विफल रहा, जब चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थिति में वर्णक्रमीय, जिसको आप लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, रेखा कई घटकों में विभाजित हो जाती है। तो बोर्ड मॉडल्स के ये 2 डिमेरिट को आप लोग लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब यहाँ बोर्ड है तो आप लोग रदरफोर्ड को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड के बाद बोर्ड साहब ने दिए थे, तो रदरफोर्ड के भी मॉडल को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नमन कोण किसको कहते हैं। तो नमन कोण का एक्स होता है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा, यहाँ हम लोग क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण नमन कोण या नीति कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है तथा विषुवत या भूमध्य रेखा में नमन कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, आप लोग दृष्टि दोष टॉपिक को एक बार भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि दृष्टि दोष से आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो निकट दृष्टि दोष क्या है? तो इस दोष से युक्त आंख वाले व्यक्ति नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। कारण क्या है? तो आई बॉल का बड़ा हो जाना तथा लेंस की फोकस दूरी घट जाना। उपचार क्या है? तो इस दोष को दोष को दूर करने के लिए हम लोग अप्ता लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करते हैं, अर्थात निगेटिव पावर का चश्मे का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष का परिभाषा हो गया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो नहीं लिए हैं तो आप लोग ये वीडियो को बैक कीजिए, रोकिए, उसके सारे चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट्स कर सके। अब आते हैं हम लोग अपने 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। फैक्स से आप क्या समझते हैं? फैक्स हम लोग किसको बोलते हैं? तो फैक्स का मतलब हो गया आपको, फैक्स एक प्रकार का हमारा इलेक्ट्रॉनिक संचार तंत्र की वह व्यवस्था है जिसमें किसी भी सूचना एवं संदेश को हुबहू उसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान द्वारा
भेजा जाता है। फेस का पूरा नाम हमारा क्या है, फेंसिलिन होता है। तो इस तरह से हम लोग फिजिक्स के टोटल मॉडल सेट का आंसर की देख लिया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। बचा लॉन्ग टाइप, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग टाइप के भी लेके आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के मॉडल सेट का आंसर की। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच करें तो फिर हम लोग इसके लॉन्ग टाइप को भी जल्दी ही लेके आएंगे। और आप लोग को चाहिए या नहीं चाहिए लॉन्ग का, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने के लिए नहीं भूलेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स लाइक का बस कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमको जरूरत है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के मॉडल सेट का आंसर की देखेंगे। तो और जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो इंग्लिश मीडियम का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।